हेलो। मेरी 21 से लेकर के 27 साल की जो गर्ल्स हैं उनके लिए मैं बात करने वाली हूँ। गर्ल्स, आप लोग जो कोचिंग के बहाने जा करके किसी बॉयज के साथ कॉफी पी रही हैं या फिर कोल्ड ड्रिंक पी रही हैं और वो जो गोल्डन टाइम है उसको बर्बाद कर रही हैं, गर्ल्स ऐसा मत कीजिए। क्योंकि गर्ल्स क्या होगा, ये जो टाइम है गोल्डन टाइम वो बीत जाएगा और 26-27 साल तक आते आते आपके पेरेंट्स आपकी शादी कर देंगे और शादी करने के बाद जो ये टाइम आपको मिला है वो नहीं मिलेगा। हाँ, ये मैं मान सकती हूँ, 10-20% ऐसे परिवार आपको मिलेंगे जहाँ पे कि आपको पढ़ाई के लिए बढ़ावा दिया जाएगा। तो गर्ल्स, वहाँ पे भी आपके ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। आपको घर का सारा काम करना है, आपको घर के हर जो सदस्य है उसको सेटिस्फाइड करनी है। उसके बाद जो टाइम बचेगा उसमें आप पढ़ोगे। तो गर्ल्स, आप ये वाला जो टाइम है इसको पहचानिए और इसकी जो गोल्डन टाइम है इसके महत्व को पहचानिए। गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड की बात तो गर्ल्स से 27 साल के बाद आपके पास लाइन लग जाने वाली है जब एक अच्छी जॉब ले लोगी। और यही बात मैं लड़कों से भी कहना चाहती हूँ कि जो लोग क्लास बंक करके, कोचिंग माता पिता ने लगाई, कोचिंग में नहीं गए, जा करके गर्ल्स के साथ बैठ करके बातें कर रहे हैं, रेस्टोरेंट में बैठे हैं, तरह तरह की बातें कर रहे हैं, तो बॉयज ये आपके लिए भी है। आप टाइम के बाद खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। बॉयज, जब वो स्टेज आएगी जब आपको कुछ करना होगा तब आप कुछ करने के लायक नहीं रहोगे, क्योंकि जो गोल्डन टाइम है वो आप बिता रहे हो लड़कियों के साथ बातें करने में। तो बॉयज एंड गर्ल्स, मेरी इस बात को ध्यान से समझिए कि जो ये टाइम आपको मिला है बहुत ही गोल्डन टाइम मिला है। इस गोल्डन टाइम का बहुत अच्छा यूटिलाइज कीजिए और इसको पढ़ने में लगाइए। और ये सबके लिए नहीं है, बहुत से ऐसे हैं जो पूरी तरीके से पढ़ते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स को मैं जैसे वॉक पे निकलती हूँ, इवनिंग वॉक में या मॉर्निंग वॉक में, तो मैं अक्सर देखती हूँ काफी सारे लड़के लड़कियों को ऐसे स्कूटी पे बैठे हुए बात कर रहे हैं या कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस तरीके से मैं आप लोगों से एक बार बात करूं, तो मैंने आपसे बात करी। तो ये जो गोल्डन टाइम है, खास तौर से गर्ल्स, आप लोग इस गोल्डन टाइम का भरपूर यूज यूज करिए। क्योंकि जब 26-27 साल बाद, क्योंकि आप भी अपने 21 की हैं तो मुश्किल से 4 और 5 साल बचे हैं, जब आपकी शादी कर दी जाएगी तो ये टाइम लौट के नहीं आने वाला। बॉयज का अगर आप सोचती हो तो बॉयज एक जॉब नहीं करेगा, दूसरी जॉब कर लेगा, तीसरी जॉब कर लेगा। इस तरीके से बॉयज की पटरी तो किसी न किसी तरीके से आ जाएगी। हालांकि वो उतना सक्सेस नहीं होगा जितना वो हो सकता है अभी मेहनत करके। तो ये तो बात मैंने की थी आजकल की यूथ की। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम छायावादी युग की। छायावादी युग की अगर हम समय सीमा देखें फ्रेंड्स, तो यह है छायावादी युगीन 1918 से 1936। फ्रेंड्स, इससे पहले एक बात कहना चाहूंगी, अगर आपको मेरे YouTube चैनल अच्छा लग रहा है, मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लग रही है, तो चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि मेरा प्रयास रहता है हिंदी को बहुत ही सरल तरीके से आप तक लाने का। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं छायावादी। फ्रेंड, जैसे मैंने यहाँ लिखा है, छायावादी युग की जो समयावधि थी 1918 से 1936 तक थी। फ्रेंड, जयशंकर प्रसाद ने कहा है कि काव्य के क्षेत्र में पौराणिक युग की किसी घटना अथवा देश विदेश की नारी के जब बाह्य सौंदर्य से भिन्न वेदना के आधार पर स्वानुभूति अनुभूति होने लगती है, तो वहां पे छायावाद होता है। इसी तरीके से सुमित्रा नंदन पंत ने कहा है कि छायावाद पाश्चात्य रोमांटिज्म है, तो उन्होंने इस तरीके से उसे परिभाषित किया। फ्रेंड्स, छायावादी जो हमारी महादेवी वर्मा है, उन्होंने छायावाद के बारे में कहा है कि छायावाद का मूल दर्शन सर्वात्मवाद को उन्होंने माना है और वे प्रकृति को उसका साधन मानती है। महादेवी वर्मा ने छायावाद को कविता का हमारा प्रकृति के साथ रागात्मक संबंध स्थापित करा के हमारे हृदय में व्यापक भावानुभूति उत्पन्न करती है। फ्रेंड्स, वो रहस्यवाद को भी छायावाद ही मानती थी। तो ये तो बात हमने करी महादेवी वर्मा के बारे में। फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कि छायावादी जो विशेषताएं थी वो क्या क्या थी। तो फ्रेंड्स, पहली विशेषता है आत्माभिव्यक्ति। और चलिए अब देख लेते हैं इस आत्माभिव्यक्ति में क्या था। फ्रेंड्स, उस समय जो छायावाद के कवि थे
वे सभी कवि अपने अनुभवों को मेरा अनुभव कह करके अभिव्यक्त करते थे। फ्रेंड्स, वो इस शैली के पीछे आधुनिक युवक की स्वयं की अभिव्यक्त करने की सामाजिक स्वतंत्रता की आकांक्षा थी उनके अंदर। और आंसू की बालिका से सीधे पंत जी कहते हैं कि बालिका मेरी मनोरम मित्र है। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मैंने लिखा आत्माभिव्यक्ति, वहाँ पे मैंने जिक्र किया है सुमित्रा नंदन पंत जी का। वो भी अपनी भावनाओं को इस तरीके से व्यक्त करते हैं कि बालिका मेरी मनोरम मित्र है, मतलब यहाँ पे आत्मा व्यक्ति की बात हो रही है। फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं नारी सौंदर्य और प्रेम चित्रण। फ्रेंड्स, जो छायावादी कवि थे, उन्होंने नारी के सौंदर्य और प्रेम का बहुत सुंदर चित्रण किया। वे क्या करते थे, छायावादिक अलौकिक प्रेम या रहस्यवाद रूप में जो है ये छायावाद आगे आया था, मतलब रहस्यवाद के रूप में इसे माना गया था। छायावादी कवियों ने नारी के प्रेम को आलंबन माना है। छायावादी कवियों ने नारी के रंग रूप व सौंदर्य का अद्वितीय वर्णन किया है और नारी के प्रेम को अलौकिक माना है, मतलब उन्होंने इस लौक का नहीं माना है, अलौकिक माना है। उन्होंने नारी को प्रेयसी के रूप में ग्रहण किया, उन्होंने उसे प्रेयणी के रूप में, प्रेयसी के रूप में ग्रहण किया और किया जो यौवन और सहृदय की संपूर्ण भावनाओं से परिपूर्ण है। कामायनी में भी जयशंकर प्रसाद ने श्रद्धा के चित्रण में जादू भर दिया है। उन्होंने श्रद्धा के चित्रण में जादू भरते हुए कहा, वो ये कहते हैं कि प्रकृति सौंदर्य सरलतम वर्णन और उससे प्रेम वर्णन को भी हम छायावादी कवियों को उल्लेखनीय विशेषता है। वे प्रकृति के भीतर नारी का रूप देखते हैं फ्रेंड्स, और प्रकृति की चाल ढाल में वो किसी नव यौवना की चेष्टाओं का प्रतिबिंब देखते हैं। उस समय जो पत्तों की चरमराहट होती थी या मरमर होती थी, उसमें भी वो क्या देखते थे, किसी किशोरी का मधुर आलाप सुनते थे। तो ये तो बात हमने करी नारी और के सौंदर्य और प्रेम चित्रण की। अब है प्रकृति प्रेम की बात की। उन्होंने प्रकृति प्रेम का चित्रण किस तरीके से किया था? प्रकृति प्रेम में उन्होंने फ्रेंड्स प्रकृति का हर तरीके से वर्णन किया था। प्रकृति को उन्होंने इस तरीके से मान लिया था कि जैसे प्रकृति जो है उनके शब्दों को कहने में एक अहम भूमिका निभाती है। वे प्रकृति के माध्यम से अपनी बात को बहुत आसानी से कह पाते थे। जैसे महादेवी वर्मा ने अपनी बहुत सी बातें प्रकृति को माध्यम मान करके कही और वे प्रकृति का उस समय में बहुत ज्यादा चित्रण था। फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं अगली वाली विशेषता क्या है। अगली विशेषता है नारी सौंदर्य और प्रेम चित्रण। फ्रेंड्स, जो हमारे छायावादी कवि थे, उन्होंने नारी सौंदर्य को बहुत ज्यादा स्थान दिया। इसके आगे चलकर छायावादी जो अलौकिक प्रेम या रहस्यवाद के रूप में हमारे सामने आया, तो छायावादी कवि जो युग था वो रहस्यवाद के रूप में भी हमारे सामने आता है। छायावादी कवियों ने नारी को प्रेम का आलंबन रूप माना है। छायावादी कवियों ने नारी के रूप, रंग व सौंदर्य को अद्वितीय वर्णन किया, उसके सौंदर्य का अद्वितीय वर्णन किया है। नारी के प्रेम को उन्होंने अलौकिक माना है। उन्होंने नारी को प्रेयसी के रूप में भी माना है और सहृदय की संपूर्ण भावनाओं से उसे परिपूर्ण माना है। फ्रेंड्स, कामायनी में भी जयशंकर प्रसाद ने श्रद्धा के चित्रण में जादू भर दिया है। तो फ्रेंड्स, ये इस तरीके से नारी सौंदर्य हमारा पूरा हुआ। अगला हम देख लेते हैं प्रकृति प्रेम में उन्होंने क्या कहा। फ्रेंड्स, तो चलिए देख लेते हैं अब अगला वाला हमारा टॉपिक प्रकृति प्रेम। कि प्रकृति प्रेम के प्रति उनकी क्या भावना थी। फ्रेंड्स, प्राकृतिक सौंदर्य का सरल और सहज रूप उन्होंने वर्णन किया था। उन्होंने छायावादी कवियों ने उसकी उल्लेखनीय विशेषता की थी रहस्यवाद और छायावाद की। फ्रेंड्स, प्रकृति के भीतर नारी का रूप वो देखते थे और प्रकृति की चाल ढाल में किसी नव यौवना की चाल को वो देखते थे। और जब इस पत्तों की चरमराहट की आवाज या मरमर की आवाज होती थी,
उसमें वो किसी नव यौवना के मधुर आलाप को सुनते थे। तो ये तो आपने देखा प्रकृति चित्रण। फ्रेंड्स चलिए अब हम लोग देख लेते हैं राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना के बारे में। फ्रेंड्स छायावादी कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से देश प्रेम की भावना लिखी और देश के लोगों को सचेत किया था अपने देश के प्रति प्रेम के लिए। फ्रेंड्स उन्होंने तरह तरह की रचनाएं लिखी, जिसमें से कि एक कविता जो है बहुत फेमस है, हिमाद्रि तृंग श्रृंग से प्रबद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। तो ये आपने जाना राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना के बारे में। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं रहस्यवाद। जैसे यहाँ लिखा है रहस्यवाद, तो रहस्यवाद क्या है फ्रेंड्स? इसके लिए महादेवी वर्मा जी का नाम प्रमुख है। उन्होंने रहस्यवाद को बहुत अधिक अपने छायावाद में स्थान दिया था। वे ये कहती थी कि आध्यात्मिक प्रेम भावना का, अलौकिक प्रेम भावना का स्वरूप जो है महादेवी जी की कविता में बहुधा मिलता है। वो ये कहती थी, वो उस प्रेमिका के रूप में अपने आप को देखती थी और ईश्वर को प्रेमी के रूप में देखते हुए कहती थी कि तुम मुझ में प्रिय, फिर परिचय क्या? अगर प्रिय तुम मुझ में हो तो तुम में और मुझ में क्या परिचय रह गया? इस तरीके से उन्होंने मार्मिक अंकन जो है इसके बारे में किया है। तो फ्रेंड्स आपने ये सब जाना जो छायावाद की विशेषताएं थी उनके बारे में। अब हम जानेंगे जो छायावादी न्यूगीन हमारी रचनाएं थी उनके बारे में। फ्रेंड्स चलिए देख लेते हैं कि कवि क्रमानुसार छायावादी रचनाएं क्या थी, क्रम के अनुसार इसकी रचनाएं क्या क्या थी। फ्रेंड्स सबसे पहले जयशंकर प्रसाद, इनकी समय अवधि थी 1889 से 1936 तक। पहले इनकी रचना थी चित्राधार, ब्रज भाषा में रचित कविताएं थी इनकी। चित्राधार जो थी, कानन कुसुम, महाराज का महत्व, करुणालय, झरना, आंसू, लहर और कामायनी। कामायनी इनकी बहुत प्रसिद्ध रचना थी। उसके बाद सुमित्रा नंदन पंत जो है 1900 से 1977 तक की समयावधि थी। इनका जो ग्रंथ, उनकी जो काव्यधाराएं थी, ये रचनाएं थी वाणी, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, शिल्पी, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, युगांतर, उत्तरा, रजत, शिल्पी, प्रतिमा और कला और बूढ़ा चांद और लोकायतन की कविताएं थी। फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है इनका टाइम था 1898 से 1961 तक का। इन्होंने लिखा था अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, आराधना, कुकुरमुत्ता, अणिमा और नयपत्र। इस तरीके की इनकी कविताएं थी। और इसके बाद फ्रेंड्स हम देखेंगे महादेवी वर्मा की जो रचनाएं थी वो क्या क्या थी। और फ्रेंड्स हम एक साइड पे इधर हो जाती हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, छायावाद के सारे कवियों की सारी रचनाएं मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, कहीं अन्यत्र आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सारी रचनाएं विद कवि और क्रम के अनुसार मैंने यहाँ पे लिख दी है। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। फ्रेंड्स देखिए महादेवी वर्मा का जो कार्यकाल था 1918 से 1936 तक का पूरा जो टाइम था वो उनका था, जैसे कि छायावादी युग का था। इसमें इनकी पहली रचना थी रश्मि, निहार, नीरजा, सांदेगी, दीपशिखा और यामा। अब राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवि और उनकी रचनाओं के बारे में भी देखेंगे। फ्रेंड्स रचनाकार थे माखन लाल चतुर्वेदी। इन्होंने लिखा था कैदी कोकिला। फ्रेंड्स ये 9th क्लास में है और मैंने बच्चों को खुद भी पढ़ाया हुआ है कई बार कि कवि जो है माखन लाल चतुर्वेदी एक कैदी के रूप में होते हैं और एक कोयल आकर के पेड़ पे बैठ जाती है, तो वो कोयल इतना शोर करती है कि उस शोर को सुन करके जो वो कैदी हैं, परतंत्र हैं, लोगों मतलब जो हमारे देश से ब्रिटिशर्स ने आक्रमण किया था उसके तहत जेल में बंद है, तो उसका सार यहाँ कैदी कोकिला में दिया गया है। हिम किरीटिनी, हिम तरंगिणी, पुष्प की अभिलाषा, किसी से छुपी नहीं है, क्या इसमें बताया गया है। सियाराम शरण गुप्त ने लिखा था मौर्य विजय, अनाथ, दूर्वादल, विषाद, आद्रा, पाथेय, मृणमयी, बापू और तैनी। फ्रेंड्स इसमें सियाराम शरण की बापू कविता काफी चर्चित हुई थी। सुभद्रा कुमारी चौहान की त्रिधारा, मुकुल,
खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी, ये तो सबको ही याद है। वीरों का कैसा हो वसंत। तो फ्रेंड्स, ये आपने छायावाद के बारे में जाना, और छायावाद के बारे में अगर आपको जानकारी अच्छी लगी और आपको अगर संपूर्ण जानकारी मिली है तो फ्रेंड्स चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। क्योंकि एक बात है जो मैं कहना चाहूँगी, हमेशा कहती हूँ कि फ्रेंड्स, अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आया तो कहीं भी समझ में नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स बने रहिए और मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।